हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी न्यायाधीश को और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। मुंबई में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर बैन की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार ने स्टडी के लिए 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई, 3 महीने में रिपोर्ट देगी। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है जो कि अगले 3 महीने में अपने सुझाव सरकार को सौंपेगी। 22 जनवरी को जारी किए गए आदेश के मुताबिक रिटायर्ड IAS अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव कमेटी को लीड करेंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक, महानगर गैस लिमिटेड के MD, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM के अध्यक्ष और ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सदस्य होंगे। आदेश के मुताबिक ये कमेटी स्टडी के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स को भी पैनल में शामिल कर सकेगी। मुंबई महानगर यानी MMR में पड़ोसी ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिले के क्षेत्र भी शामिल है, यानी कि डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध को लेकर इन इलाकों में भी स्टडी होगी। PM मोदी बोले, भारत में कॉन्सर्ट इकोनॉमी की संभावनाएं। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का जिक्र किया, बोले राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स पर ध्यान दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 में कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुंबई और अहमदाबाद में हुए ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट की शानदार तस्वीरें आपने देखी होंगी। भारत में ऐसे लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकारें और प्राइवेट सेक्टर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स पर ध्यान दें तो कॉन्सर्ट इकोनॉमी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। दुनिया भर के बड़े कलाकार भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट्स। CM आतिशी को मानहानि मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने समन रद्द किया। बीजेपी नेता ने केस किया था। दिल्ली चुनाव के बीच मुख्यमंत्री आतिशी को मानहानि के मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी किए गए समन के आदेश को रद्द किया है। CM आतिशी ने इस समन को चुनौती देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। दरअसल पिछले साल अप्रैल में आतिशी ने दावा किया था कि भाजपा ने उन्हें और कई अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा ने धमकी दी है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं तो ED उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इसको लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि आतिशी इसका सबूत दें। इसी मामले को लेकर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने CM आतिशी पर मानहानि का मुकदमा किया था। उन्होंने कहा था कि आतिशी के आरोपों ने उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। इस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आतिशी को समन जारी किया था। बैरिकेडिंग तोड़ मेले में घुसे लोग, सिर्फ 2 घंटे में 70 लाख ने लगाई डुबकी। महाकुंभ नगर बना दुनिया का सबसे बड़ा जिला। महाकुंभ में शाम होते होते भीड़ तेजी से बढ़ती जा रही है। हर तरफ सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज की सड़कों से लेकर गलियां तक फुल है और भीड़ संभालने के लिए प्रशासन ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन आने वाली भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ दे रही है। ऐसा ही शास्त्री ब्रिज पर देखने को मिला। यहाँ भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और पुल से डायरेक्ट नीचे उतरकर मेले के अंदर चले गए। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। सिर्फ 2 घंटे में यानी शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच 70 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। वहीं महाकुंभ नगर एक बार फिर विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया है। प्रयागराज की आबादी 4.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। मंगलवार को अभी तक 4.64 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और इसमें अगर जिले की आबादी करीब 70 लाख जोड़ ली जाए तो प्रयागराज में एक दिन में संख्या 5 करोड़ 34 लाख रिकॉर्ड की गई है। चलिए अब देख लेते हैं सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। गोल्ड 391 रुपए कम होकर 80,006 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 549 रुपए सस्ती हुई। सोने चांदी के दाम में 28 जनवरी को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 391 रुपए कम होकर 80,006 रुपए पर आ गया है। वहीं सोमवार को सोना 80,397 रुपए पर था। वहीं 24 जनवरी को सोने ने 80,430 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था।
इधर चांदी 549 रुपये सस्ता होकर 89,725 रुपये प्रति किलो पर आ गई है और इससे पहले चांदी 90,274 रुपये प्रति किलो थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। सेंसेक्स 535 अंक चढ़कर 75,901 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 128 पर चढ़कर 22,957 पर पहुंचा। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में रही बढ़त। 28 जनवरी को सेंसेक्स 535 अंक की बढ़त के साथ 75,901 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 128 अंकों की तेजी रही और ये 22,957 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। वहीं बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में बढ़त रही। वहीं एफएमसीजी और आईटी शेयर्स में गिरावट रही। चीनी एआई मॉडल की एंट्री से अमेरिकी मार्केट 3% गिरा। एनवीडिया की वैल्यू 51,31,000 करोड़ रुपए घटी। ट्रंप बोले ये अलर्ट होने का समय। चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मॉडल डीप सीक की एंट्री से अमेरिकी टेक कंपनियां एनवीडिया की वैल्यू करीब 600 अरब डॉलर यानी 51,31,000 करोड़ रुपए गिर गई। ये अमेरिका के इतिहास में किसी कंपनी में एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं शेयरों में आई 17% की गिरावट के बाद एनवीडिया की वैल्यू 2.90 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 251 लाख करोड़ रुपए रह गई है। पहले ये 302 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी स्टार्टअप डीप सीक को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल है, यानी अलर्ट होने का समय है। दलित संगठनों ने अमृतसर दिल्ली हाईवे जाम किया। लुधियाना में दुकानें बंद करवाई। जालंधर में भी प्रदर्शन। अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वालों पर एनएसए की मांग। पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने के विवाद में दलित समाज ने 4 जिलों होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना और मोगा में बंद का आह्वान किया। वहीं आरोपी के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत मामला दर्ज करने की मांग को लेकर लुधियाना में दलित समाज ने अमृतसर दिल्ली हाईवे जाम किया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने लुधियाना में घंटाघर मार्केट में खुली दुकानों और बैंक को बंद करा दिया। उन्होंने मार्च निकाला और डीसी को ज्ञापन सौंपा। जालंधर में कारोबारियों ने समर्थन में मार्केट बंद रखी है। इधर घटना के विरोध में पंजाब भाजपा प्रदेश भर में मुंह पर पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किए। वहीं मंत्री कुलदीप धालीवाल का कहना है कि पुलिस खुद इस मामले की जांच करेगी और पूरी घटना के पीछे की कहानी सार्वजनिक करेगी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी आकाशदीप के खिलाफ 26 जनवरी को ही एफआईआर दर्ज कर ली थी। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर पंजाब में मानहानि का केस। दिल्ली में केजरीवाल के सामने कैंडिडेट हैं प्रवेश वर्मा। पंजाब के लोगों से जुड़े हुए बयान पर बठिंडा में अर्जी। बठिंडा में नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ मानहानि की अर्जी दाखिल की गई है। ये कार्रवाई वर्मा द्वारा एक निजी चैनल पर दिए गए पंजाब के लोगों के खिलाफ विवादित बयान के कारण दी गई है। वहीं गांव मेहमा सरजा में निवासी रविंदर सिंह की याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई होगी। एडवोकेट साहिल प्रीत सिंह के माध्यम से दायर की गई इस अर्जी में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने एक टीवी चैनल पर पंजाब के लोगों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। वर्तमान में विधानसभा चुनाव में वर्मा के इस बयान को लेकर न्यायाधीश लखबीर सिंह के समक्ष याचिका दायर की गई है। दिल्ली में वोटिंग से पहले राम रहीम को पैरोल। पहली बार सिरसा डेरा जाने की परमिशन। 30 दिन रहेगा। श्रद्धालुओं से बोला यहां न आएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा में निगम चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई है। 28 जनवरी सुबह 6 बजे वह रोहतक स्थित सुनारिया जेल से निकला। जेल जाने के बाद पहली बार उसे सिरसा डेरे में रहने की परमिशन मिली है। साल 2017 में साध्वियों से यौन शोषण और मर्डर के मामले में सजा के बाद राम रहीम 12वीं बार जेल से बाहर आया है। इससे पहले वह 11 बार उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहा। प्रयागराज जा रही अंबेडकर नगर एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव। छतरपुर हरपालपुर स्टेशन पर बोगियों के दरवाजे नहीं खुलने से भड़के यात्री। मध्य प्रदेश के छतरपुर और हरपालपुर स्टेशन पर यहां बुधवार देर रात महू से प्रयागराज जा रही डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन पर यात्रियों ने पथराव कर दिया। घटना देर रात करीब 1 बजे की है, जब प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलने पर आक्रोशित होकर पथराव और तोड़फोड़ कर दी। ट्रेन में बैठे कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं पथराव में ट्रेन की कई बोगियों के दरवाजे और खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है। हमले के दौरान ट्रेन में सवार यात्री, महिलाएं और बच्चों में डर दिखा। इस दौरान कुछ यात्रियों ने घटना का वीडियो बना लिया। वीडियो में यात्री सुरक्षा की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
करोड़पति कांस्टेबल सौरभ उसका सहयोगी चेतन कोर्ट में पेश। भोपाल में लोकायुक्त ऑफिस में 5 घंटे चली पूछताछ। पार्टनर शरद भी हिरासत में लिया गया। बता दें कि आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर को लोकायुक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सौरभ को लोकायुक्त ऑफिस के बाहर से पकड़ा गया। इसके बाद उससे 5 घंटे तक पूछताछ की गई। उसे कोर्ट में पेश किया गया और इसके कुछ देर बाद चेतन गौर को भी कोर्ट में लाया गया, जहां कोर्ट रूम में बहस चल रही है। उधर सौरभ के पार्टनर शरद जायसवाल भी मंगलवार दोपहर को अपने वकील के साथ लोकायुक्त के बयान दर्ज कराने पहुंचे। बयान दर्ज करने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। यमुना विवाद, हरियाणा के सीएम बोले बयान पर माफी मांगे केजरीवाल, हम मानहानि केस करेंगे। केजरीवाल बोले केस कर दो, फांसी पर चढ़ाओगे क्या। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर मिलाने के बयान पर मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने चुनौती दी है। सैनी ने कहा कि वह अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली के लोगों से तुरंत माफी मांगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोग यमुना की पूजा करते हैं, वे भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे। सैनी के बयान के बाद केजरीवाल ने कहा कि सैनी साहब पानी के ऊपर राजनीति ना करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। केस करना है तो करो, वैसे भी कोई कसर छोड़ी है क्या, अब क्या फांसी पर चढ़ाओगे। उधर बता दें कि दिल्ली के सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिखकर पानी रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाली यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर सामान्य से 6 गुना अधिक है और ये स्तर मानव शरीर के लिए बहुत जहरीला है। इस पानी को दिल्ली के लोगों को नहीं दिया जा सकता, उनकी जान जोखिम में पड़ जाएगी। बागपत में जैन धर्म के महोत्सव में हादसा, 7 की गई जान। 65 फीट ऊंचाई पर मंच, जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां, भीड़ बढ़ी तो ढह गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत में मंगलवार को जैन समुदाय के निर्वाण महोत्सव के दौरान एक हादसा हो गया। यहां 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां टूट गई, जिससे कई श्रद्धालु एक दूसरे पर गिरते चले गए। भगदड़ जैसे हालात हो गए और हादसे में 7 श्रद्धालुओं की जान गई है, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय लोगों ने घटना में खून से लथपथ श्रद्धालुओं को ठेले से अस्पताल पहुंचाया। वहीं सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। प्रियंका गांधी केरल के वायनाड पहुंची। टाइगर के हमले में मारी गई महिला के परिजनों से की मुलाकात। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार दोपहर को कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। उन्होंने पंचराकोली में टाइगर के हमले में मारी गई महिला के परिजनों से मुलाकात की। वहीं राधा को पिछले सप्ताह टाइगर ने मार डाला था। इसके बाद 27 जनवरी को आदमखोर टाइगर खुद मरा हुआ मिला था। सुप्रीम कोर्ट बोला पुलिस व्हाट्सएप से नोटिस नहीं भेज सकती, राज्यों और यूटी को निर्देश, पुलिस कानूनी माध्यमों से ही नोटिस भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस किसी आरोपी को व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस नहीं भेज सकती। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट ने 21 जनवरी को यह आदेश दिया था। जस्टिस MM सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि पुलिस को दिशा निर्देश दें कि वह CRPC 1973 के सेक्शन 41A या BNSS 2023 के सेक्शन 35 के तहत कानूनी तौर पर नोटिस भेजने के जिन माध्यमों की अनुमति दी गई है उन्हीं से ही नोटिस भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत और उत्तराधिकार पर केंद्र का रुख पूछा। याचिकाकर्ता की मांग, पर्सनल लॉ न मानने वालों को भारतीय कानून से उत्तराधिकार का हक मिले। उत्तराधिकार के लिए शरीयत कानून यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ न मानने वाली महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। महिला का कहना है कि वह शरीयत में विश्वास नहीं करती, वह इसे रूढ़िवादी मानती है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह आस्था के खिलाफ हो सकता है और इस वजह से कोर्ट ने केंद्र से उसका रुख पूछा है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KB विश्वनाथन की बेंच कर रही है। महिला की मांग है कि जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं मानना चाहते हैं उन्हें भारत के उत्तराधिकार कानून के तहत पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का हक मिलना चाहिए। सोलापुर में GB सिंड्रोम के 9 नए केस मिले, 1 की गई जान, मरीजों की संख्या 110 हुई, 17 वेंटिलेटर पर। शहर में 7 जगह पानी प्रदूषित मिला। महाराष्ट्र के सोलापुर में गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी GBS के 9 और मामले सामने आए हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन मरीजों में 73 पुरुष और 37 महिलाएं हैं, जबकि 17 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इससे पहले 26 जनवरी को सोलापुर के रहने वाले 40 साल के शख्स की जान इसी जीबी सिंड्रोम की वजह से गई थी। इसकी पुष्टि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर ने भी की है। वहीं सोलापुर सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजीव कुमार के मुताबिक मरीज को सांस फूलने, निचले अंगों में कमजोरी और दस्त जैसे लक्षण थे। उसे 18 जनवरी से लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। दिल्ली दंगों के आरोपी को चुनाव प्रचार के लिए पैरोल, सुप्रीम कोर्ट की शर्तें। ताहिर को 12 घंटे प्रचार कर जेल लौटना होगा, पुलिस साथ रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की सशर्त कस्टडी पैरोल दी गई है। ताहिर इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट है। वहीं ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चुनाव में 4 दिन बचे हैं और हमें चुनाव प्रचार के लिए जल्द अंतरिम जमानत दी जाए। ताहिर दिल्ली दंगों के आरोप में 4 साल 9 महीने से जेल में बंद है। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। चुनाव प्रचार 3 फरवरी की शाम को खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी फरवरी में अमेरिका जा सकते हैं, ट्रंप बोले। अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए अमेरिका जा सकते हैं। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि पीएम मोदी के फरवरी में अमेरिका आने की उम्मीद है। हालांकि अभी भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। जब हम अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को उनके देश भेजेंगे तो मोदी सही फैसला लेंगे। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम भारत से IT प्रोफेशनल्स को लेने के लिए तैयार हैं। अमेरिका भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 118 अरब डॉलर से ज्यादा रहा था और इसमें भारत का ट्रेड सरप्लस 41 अरब डॉलर रहा था। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर को NIA भारत लाएगी। 1-2 दिन में अमेरिका पहुंचेगी टीम। US सुप्रीम कोर्ट प्रत्यर्पण की मंजूरी दे चुका है। मुंबई हमले यानी 26/11 के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की टीम जल्द ही अमेरिका का दौरा कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक NIA की टीम में इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी होंगे, जो कि इस महीने यानी अगले 1-2 दिनों में अमेरिका का दौरा करेंगे। इस बारे में गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को जानकारी दे दी गई है। पिछले हफ्ते अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी और फैसले के बाद भारतीय अधिकारियों ने राणा को भारत लाने की प्रक्रिया में तेज कर दी थी और तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। ट्रंप की भारत चीन को टैरिफ लगाने की धमकी, कहा ये देश हमारे प्रोडक्ट पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं, अब हम भी ज्यादा टैक्स लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में कार्यक्रम में कहा भारत और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका वापस उस सिस्टम को अपनाए जिसने उसे धनी और ताकतवर बनाया है। ट्रंप ने कहा कि हम उन देशों और बाहरी लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। देखिए दूसरे देश क्या करते हैं। चीन बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, भारत, ब्राजील और बाकी देश भी ऐसा ही करते हैं। हम ऐसा अब और नहीं होने देंगे क्योंकि हम अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये तीनों देश ब्राजील, चीन और भारत अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इससे अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका एक ईमानदार सिस्टम तैयार करेगा जिससे हमारे खजाने में पैसा आएगा और अमेरिका फिर से बहुत अमीर हो जाएगा। यह सब कुछ बहुत जल्द होगा। श्रीलंकाई नौसेना की गोलीबारी में 5 भारतीय मछुआरे घायल, भारत ने उच्चायुक्त को तलब किया, कहा इस तरह के एक्शन बर्दाश्त नहीं। भारत सरकार ने 13 भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नेवी की फायरिंग को गंभीर मानते हुए श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली स्थित श्रीलंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया है और घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। बयान के मुताबिक मंगलवार की सुबह डेल्फ्ट द्वीप के पास मछली पकड़ने गए 13 भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई सेना ने गोलीबारी की और इसमें 5 लोगों को गोली लगी है, जिनमें 2 मछुआरे गंभीर रूप से घायल हैं और इन मछुआरों का जाफना टीचिंग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा भारतीय उच्चायोग ने कोलंबो में श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के सामने ये मामला उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार ने हमेशा मछुआरों से जुड़े हुए मुद्दों को मानवीय तरीके से निपटाने पर जोर दिया है और इसमें आजीविका से जुड़ी हुई चिंताओं को ध्यान में रखा गया है।
चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और छिटपुट बर्फबारी होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, असम और नागालैंड में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में 24 घंटे बाद दक्षिण तमिलनाडु में बारिश शुरू होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस 24 घंटे बाद बढ़ सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। आज का सुविचार, वृक्ष कभी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। इसलिए जीवन में कितना कुछ खो गया, इन सब को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में आपके जीवन की सार्थकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।